आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कला। तो पहला हमारा अध्याय है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। इसके बारे में हम आज डिटेल अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि जो परीक्षाएं में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न को गलत करके चले आते हैं, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बनाए हैं कि जो कठिन शब्द होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल प्रयास बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्त, कहा गया है कि शुरुआत में कला मानवीय भाव की अभिव्यक्त अथवा क्या है, प्रकाशन है। तो अभिव्यक्त का मतलब होता है कि प्रकट करना और प्रकाशन करना। ठीक। दूसरा दिया मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वही क्या कहलाती है, कला कहलाती है। क्या कहलाती है, कला। तो कला के बारे में समझेंगे हम कि चित्र, ठीक, उसकी कला अच्छी है। नाट्य जैसे अभिनव कला, नृत्य, हुनूर, इंद्रजालिका कला, प्रकाशन का भाग, ये सब कला के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है संसार के विकास की भांति जो है कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें सदैव नवीन संभावना बनी रहती है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। तो ऋग्वेद जो है चारों वेदों में से एक और पहला वेद माना जाता है। दूसरी बात, प्राचीन समय में ठीक कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। तो शिल्प का अर्थ होता है हस्त कला या दस्तकारी कला। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया था। किसके, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसको प्रथम शताब्दी में किया गया था। कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में कल धातु से मानी जाती है। तो जिसमें दिया गया है संस्कृत का मतलब होता है संस्कार किया गया, परिमार्जित, परिष्कृत, निखार और साफ किया हुआ, सुधरा हुआ, सजाया हुआ, संवारा हुआ। ठीक। और इसको स्त्रीलिंग में बोलते देववाणी। तो जिसका हम अर्थ होता है प्रेरित करना। कला का शब्द क्या होता है, प्रेरित करना, जो कल धातु शब्द हुआ है। प्रेरित का अर्थ ये होता है कि प्रेरणा प्राप्त और प्रेषित, इसका अर्थ होता है। यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग हुआ था। इसका अर्थ होता है शिल्प। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है शिल्प, जो हस्तकारी दस्तकारी के बारे में बताता है हमें। फिर आगे दिया है लैटिन भाषा, ठीक, में आर्ट शब्द आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। किसमें, आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। तो लैटिन शब्द का अर्थ रोमन कला में प्रचलित इटली की जो प्राचीन भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिन भाषा कहते हैं। लैटिन विशेषण है, प्राचीन रोम नगर से संबंधित माना जाता है ये चीज। आगे है भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है, भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में हुआ है। जो शिल्प होता है इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, शिल्प जो हस्तकला होती है हमारे जो कलाओं के अर्थ में हुआ था। महर्षि पाणिनि, देखिए महर्षि का मतलब होता है महान ऋषि थे एक, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक, ठीक, नर्तक जो नाचने वाले व्यक्ति होते हैं, नर्तक, वादक और गायन को शिल्पी कहा गया है। प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकारों के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। कला संदर्भ, जो कला दिया हुआ है, कला क्या है, कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसकी विशिष्ट मार्ग के अर्थ में लिया गया है। आगे है शैली को संस्कृत साहित्य में रीति कहा जाता है। शैली देखिए क्या होता है, शैली होता है ढंग, तरीका, विचार प्रकट करने वाला ढंग, वस्तु निर्माण का कलापूर्ण ढंग है। जैसे मुगल शैली, पहाड़ी शैली होती है हमारी।
कहा गया। कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वास्तु आदि ललित कलाओं के रूप में होने लगा है। कला की अवधारणा या परिभाषा। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे फिर कि कला की अवधारणा एवं उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो के अनुसार कला सत्य के अनुरूप है। सत्य के प्लेटो जो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि कला क्या है, सत्य की अनुकूलित है। वो परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, परीक्षाओं में एक आध परिभाषाएं जरूर पूछ ली जाती हैं। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब होता है कि अनुकरण करने योग्य क्या है, मूल है, अर्थात कला नकल ही नकल है, कल की नकल है। हीगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का क्या है, माध्यम है। रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति क्या है, आह्लाद होती है, कि अभिव्यक्त करती है, जो खुशी प्रसन्नता को क्या करती है, अभिव्यक्ति करती है। फ्रायड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ क्या होता है, रूप हुई कला कहलाता है। देखिए आगे, क्रोचे। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति होती है। आंतरिक जो अभिव्यक्ति होती है, अंदर की जो भीतर की भावना हमको रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिव्यक्ति कहते हैं। टाल्स्टाय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे, वही कला कहलाती है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला जो होती है क्या करती है, अभिव्यक्ति का आह्लाद क्या करती है, और कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक के रूप में स्वरूप है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरणगुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति ही की कुशल शक्ति क्या कला कहलाती है। सिंप क्या था, स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार कला क्या है, ईश्वरीय संगीत कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। और हेजलिट के अनुसार कला कल्पनाओं और भावनाओं, किसकी, कल्पनाओं और भावनाओं की क्या है, भाषा है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। देखिए पिकासो बहुत बढ़िया कहे हैं, इनका नोट कर लीजिएगा। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। आरजी कलंगूट के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। क्या है, कला जीवन की क्या है, आधारशिला है। कला अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है अज्ञा के अनुसार। बढ़ते हैं कला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए नीचे दिया है, प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्राह्मणी कला कहा जाता है। अब देखिए अभी शब्द आ गया, इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में होने वाला, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मणी कला कहा जाता है। देव शिल्प को यूरोप में क्या है, कास्मिक आर्ट कहा जाता है। तो कास्मिक आर्ट क्या होता है, इसके बारे में देखिए, ब्राह्मण जो इसका अर्थ दोनों एक ही होता है, ब्राह्मणी या कास्मिक शब्द अगर आ जाता है तो आप उसका अर्थ समझिएगा। कहे कला को दो भागों में बांटा गया। एक देव शिल्प, कौन सा शिल्प, देव। देव मतलब ये होता है कि स्वर्ग का दिव्य शक्ति संपन्न अमर प्राणी, देवता, सुर, परमात्मा सम्मानित लोगों के लिए आदर सूचक शब्द है, जैसे गुरुदेव, पितृदेव। तो इस तरह से क्या होता है, देव शिल्प होता है। अब मानव शिल्प, मानव तो जान ही रहे हैं कि मानव मतलब मनुष्य या मानव जाति के द्वारा बनाया गया है। तो मानव शिल्प के अनुसार कला दो भाग का है। किसके अनुसार, मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हो। पहले भाग में कारु शिल्प, कारु का अर्थ होता है क्या, उपयोगी कला। क्या होता है, उपयोगी, जैसे मतलब काम में आने वाला या लाभजनक या सही उचित इसका होता है। दूसरे भाग चारु कला, ठीक, चारु शिल्प जो होती है जिसका अर्थ होता है ललित कला। अब ललित कला वो होती है जिसमें मनोहर, सुंदर, कोमल, अभिलाषा, इच्छित, प्यारा, प्रिय, श्रृंगार रस का एक काव्यिक भाव, एक अलंकार जिसमें वर्ण वस्तु से संबंध
कथ्य को न कहकर उसमें प्रतिबंधित रूप का उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से होता है ललित कला। तो हिगेल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? ललित कला को 5 भागों में बांटा गया। ये 5 भाग आपके हैं, यही क्या? पहला है काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला, पांचवा है वास्तु या स्थापत्य कला। हिगेल ने अपने वर्गीकरण हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में काव्य कला को क्या है, जो देखिए काव्य कला जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कविता वाली कला जो होती है ये सबसे श्रेष्ठ आर्ट में जो होता है, काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? काव्य कला को। हिगेल ने विश्व की समस्त कलाओं को, हिगेल जो थे विश्व की समस्त कलाओं को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रतीकात्मक कला, जिसको सिंबॉलिक वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। किस कला को? वास्तुकला। वास्तुकला देखिए वो होती है, कुछ चीज़ों को समझिए थोड़ा, कि इमारत बनाने योग्य स्थान या इमारत मकान को हम वास्तु जैसे कुछ होता है। फिर होता है शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला जो शास्त्र संबंधित कला होती है शास्त्रीय कला कहते हैं। उसको मूर्ति कला। मूर्ति कला तो जान ही रहे हैं कि मूर्ति कला का अर्थ होता है कि मूर्ति, ठोसपन, आकृति, शकल, सूरत, देह, शरीर, प्रतिमा जैसे मूर्ति, किसी देव की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, ठीक, ये सब क्या होता है? इसको मूर्ति बोलते हैं। आगे है स्वच्छंद कला, रोमांटिक, चित्र, काव्य कला, संगीत, ठीक। तो हिगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 2 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 2 भागों में किया है। एक होता है दृश्य कला, दृश्य कला एक होता है, और एक क्या होता है? श्रव्य कला होता है। दृश्य कला और श्रव्य कला। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है। देखिए ललित कला में किसकी प्रधानता होती है? सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात ये क्या सौंदर्यात्मक होता है। क्या होता है? सौंदर्यात्मक, ठीक, ये सौंदर्यात्मक होता है। नेक्स्ट है देखिए अब कला जो यहाँ पे दिया हुआ है, कला का वर्गीकरण जो किया गया है, जैसे कलाएं, जो हमारी कलाएं होती है उसका वर्गीकरण किस तरह से किया है, जो कलाएं हमारी हैं। देव शिल्प और मानव शिल्प क्या बताया गया है? एक देव शिल्प जो देवताओं वाला होता है, एक मानव शिल्प जो मानव द्वारा बनाया गया हुआ था। तो मानव शिल्प को 2 भागों में बांटा गया। एक कारु शिल्प जो हमारे लिए उपयोगी कला होती है, और एक चारु शिल्प होती है, और जिसको हम ललित कला के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि देश काल के सापेक्ष स्थिर अथवा गतिशील। तो देश सापेक्ष अथवा स्थिर होता है, और एक काल सापेक्ष अथवा गतिशील होता है। तो देश सापेक्ष जो स्थिर होता है वो चित्रकला होता है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला होता है, और जो काल सापेक्ष के अनुसार होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। जैसे काव्य कला, संगीत कला, गीता, वाद्य और नृत्य। फिर उसके बाद ऊपर देखिए चारु कला का जो है, जो उपयोगी कला हमारी होती है, सहज अथवा माध्यम के आधार पे होती है। पहला सहज होता है, दूसरा माध्यम। सहज के अनुसार नृत्य, गीत, कविता और अभिनय अभिनय को माना। अभिनय मतलब ये होता है देखिए आंगिक चेष्टाओं का कलात्मक दर्शन, अनुकरण करना, ठीक है, नाटक खेलना, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिनव कहते हैं। चित्र। फिर माध्यम होता है चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। फिर उसके नीचे हुआ दिया हुआ है, इसका नीचे वाला पॉइंट जो सबसे ऊपर का आता है, जो छूटा हुआ था वो आगे नीचे दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ श्रव्य, यहाँ से एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है। आगे देखते हैं ललित कलाओं को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में, किसके? भारतीय जो विद्वान होते हैं इनके अनुसार क्या होता है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला चित्रकला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा वास्तु कला और संगीत कला चौथा, पांचवा है काव्य कला। अब इसके माध्यम से हम समझेंगे। ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख जाने, ग्रंथ जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है उसके बारे में बताएंगे। 64 कलाओं का सर्वप्रथम क्या उल्लेख कहाँ होता है? यजुर्वेद में। कहाँ होता है? यजुर्वेद। देखिए 4 वेदों में से एक
एक और दूसरा वेद इसको बोला जाता है। तो यजुर्वेद में मिलता है हमें 64 कलाओं का उल्लेख वासनकृत, जो वासनकृत कामसूत्र में, किसमें, कामसूत्र में इसका जिक्र मिलता है। शुक्रनीत सार में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश में 72 कलाओं का, कितने, 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश जैन ग्रंथ है और इसके लेखक जो है कौन है, राजशेखर हैं। ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ देखिए, बुद्ध से संबंधित, बुद्ध द्वारा चरित या गौतम बुद्ध के धर्म के जो अनुयायी थे उनसे संबंधित जो ग्रंथ है, ललित विस्तार में बौद्ध ग्रंथ की बात की गई है। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास, कौन सी पुस्तक, कला विलास। तो इस कला विलास में इन्होंने क्या किया है, कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख, कितने, 350 कलाओं का उल्लेख है। चित्रकला की परिभाषा, किसी भी धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखा की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ठीक, तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का जब हम आभास कराते हैं उसी को क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें रूप क्या होता है, जैसे सूरत, शक्ल, प्रकृति, स्वभाव, ये सब रूप होते हैं। आभास करना, तो आभास का मतलब होता है चमक, दीप्ति, कांति, शोभा, भ्रम, छाया, प्रतिबिंब, झलक। तो ये सब मिथ्या प्रतीत, ये सब हमारी आभास होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आभास की जगह कांति शब्द का यूज कर देगा, भ्रम छाया शब्द का यूज कर देगा, झलक शब्द का यूज कर देगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसमें हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं बताने का। कला मानव संस्कृत की उपज है। देखिए संस्कृत, अब संस्कृत क्या होता है, तो इसमें देखिए संस्कृत रूप देने की क्रिया है, अलंकृत करना और सजाना। देखिए संस्कृत का सबसे अच्छा अर्थ होता है अलंकृत करना और सजाना, और आचरणगत परंपरा ही हमारी क्या कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या छोटा अंश, कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। कला के, देखिए अब यहाँ पे इस बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नोट कर लीजिए कि क प्लस ला, क से कामदेव अर्थात सुंदर, ला से लाने वाला अर्थात सुंदरता लाने वाला ही क्या कहलाता है, कला है। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। वो प्रयोजन कौन कौन से चारों हैं, देखिए यहाँ पर अर्थ का मतलब देखिए इतना चीजें होती हैं, क्या है, अभिप्राय, मतलब, प्रयोजन, काम, मामला, हेत, धन संपत्ति, इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, उपयोग, इच्छा, मूल, ये सब चीज क्या अर्थ के इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो चारों हैं कलाएं क्या है, प्रयोजन बताया गया है। कला के प्रकार, अब हम टाइप ऑफ आर्ट के बारे में जानते हैं कि कला कितने प्रकार के होते हैं। कला के विभिन्न प्रकार हैं। इन प्रकार का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों में हम क्या करते हैं, से होता है। पहला, मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर इस कला के प्रकार होते हैं। चित्रकला क्या होता है, देखिए चित्रकला पहला दिया हुआ है, भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र पर ये जो चित्र बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। मूर्ति कला, जो पत्थर की छोटी छोटी, जो पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं उसको मूर्ति कला कहते हैं। वास्तुकला में होता है भवन निर्माण, जैसे दुर्ग हो गया, प्रासाद हो गया, इस चीज का निर्माण किया जाता है। फिर आता है जब मंदिर भी वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं, दुर्ग हो गया, प्रसाद, मंदिर। अब देखिए प्रसाद का अर्थ ये होता है कि अनुग्रह, कृपा, देवता की चढ़ाई गई वस्तु, ईश्वरी कृपा, महात्मा एवं गुरु की जूठन या काव्य के विशेष रूप से संवेदन सरल होता है। तो प्रसाद इस तरह से होता है, लेकिन इसमें प्रसाद को लिया गया है एक भवन मकान से संबंधित लिया गया है। मकबरे होते हैं,
मृत भांड कला होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मुद्रा कला सिक्के या मुहरों को कहा जाता है। अब यह है जिन पदार्थों से, दूसरा, जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला के प्रकार, जैसे चित्रकला, ठीक है, और मृत्तिका कला, मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। धातु कला, कांच से, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। दंत कला, हाथी के, जी दंत कला क्या होता है? दंत मतलब दांत होता है, जो हाथी के दांतों से निर्मित जो कृतियां बनाई जाती थी उसी को दंत कला कहते थे। मूर्तिकला भी अपने निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार की होती थी। कौन कौन? मूर्तिकला, जिसमें चारों ओर तराशकर मूर्ति का रूप दिया जाता था। ऐसी मूर्तियों का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता था, उसको हम क्या करते हैं? मूर्तिकला कहते हैं। जैसे मतलब इसको ऐसे समझिए, थर्ड आयामी होता है कि चारों तरफ से इसको, तीनों तरफ से देख सकते हैं, चारों तरफ से भी इसको देख सकते हैं। उत्कीर्णन होता है, पत्थर, चट्टाने अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया गया, इसमें आकृतियां बनाई जाती हैं। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। और अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होते हैं। पहला हाई रिलीफ, एक हाई रिलीफ, ऊंचा रिलीफ, एक हाई रिलीफ होता है। इसमें गहराई को उभारा तथा तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक क्या उभार आए। एक लो रिलीफ होता है, इसमें क्या होता है, उसको इसमें जो है अंदर तक तराशा जाता है, इसलिए इसकी आकृतियों में चपटापन सा रहता है। जैसे जब पत्थर रहता है तो क्या होता है, कुछ उभार की रीतियाँ बनाई जाती हैं, उभरा हुआ, जैसे स्पर्श करने पर उभरा हुआ रहता है, आकृति महसूस होता है। और एक गहरा, जैसे जब टॉन चैप्टर पढ़ेंगे हम, टॉन स्ट्रक्चर, तो उसमें इस चीज़ों को हम वर्णन करेंगे। तो भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, भारतीय चित्रकला की क्या है? विशेषताएं। जो हमारी चित्रकला है इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। पहली विशेषता है कि धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। धार्मिकता क्यों है एवं आध्यात्मिकता? भारतीय कला का स्वरूप क्या है? धर्म प्रधान है। शुरू से ही हमारी कला को क्या धर्म प्रधान माना गया है। अंतःकरण की प्रेरणा क्या होती है? अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव का अंतःकरण को गहराई तक पूर्णता से दिखाने का महत्व है। कल्पना प्रियता क्या होता है? कल्पना प्रियता, कल्पना का मतलब होता है कि नई बात सोचना, मन की उपज मान लेना, ठीक। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप और सजना क्या है? सजाना, ये सब क्या है? कल्पना को माना जाता है। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कल्पना है। क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं? क्या है? कल्पना है। अब नेक्स्ट है आगे, प्रतीकात्मकता। भारतीय कला के एक विशेष उसकी प्रतीकात्मकता क्या होती है? प्रतीकात्मकता में निहित होती है। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में विचरण करती है। किसमें? आदर्श में विचरण करती है, इसलिए इसका आदर्शवादिता का विशेष महत्व होता है इसमें। रेखा व रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान और रेखा के साथ साथ रंग। सबसे मुख्य चीज यही है कि ये क्या चीज होता है, समझिए इस चीज को ध्यान से। रेखा व रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और रेखा के साथ साथ रंग भी प्रधान है, दोनों में इसमें प्रधान माना जाता है। अलंकारिता। भारतीय चित्रकला में अलंकार का सबसे ज्यादा महत्व है। कला के खड़ंग, जो 6 अंग होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वासवान जो थे मुनि, उनके द्वारा रचित कामसूत्र, ठीक है, उनके द्वारा रचित क्या है? कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन, जिसमें चौथे स्थान पर किसका वर्णन किया गया? चित्रकला का वर्णन है। और कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में, किसके तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक क्या है टीका लिखा। इसमें जो है चित्र, इसमें 6 अंगों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है, इस तरह से कहा गया, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। रूप,
रूप भेदाम प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनाम सादृश्यम वड़िका भंग इत चित्र खड़कम। ठीक है, तो इस दोहे में इस तरह से व्यक्त कर दिया गया है कि 6 अंगों का वर्णन कर दिया गया है। अब 6 अंग किस किस तरह से हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है रूप भेद, दृष्टि का ज्ञान आकृतियों से भिन्नता। दूसरा है प्रमाण, माप तौल या आकृतियों का ठीक ठीक प्रमाण। भाव जो होता है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे या आंतरिक भावना अभिव्यक्त करती है। चौथा है लावण्य योजना, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। ठीक, वाह सौंदर्य या रूप परमित क्या लावण्य योजना कहलाती है। सादृश्य, आकृतियों के समानता की बात की गई है। छठवां वाड़िका भंग, वाड़िका नाना वर्ण और विभिन्न प्रकार के रंगों को सम्मिलित भंगिकाओं को वाड़िका भंग कहते हैं। ये चित्रकला का सबसे कठिन साधन माना। देखिए वाड़िका भंग को सबसे क्या है कठिन माना जाता है। क्या माना, सबसे कठिन माना जाता है। भारतीय चित्रकला के खड़ंग के प्रमुख तत्व हैं। यशोधर पंडित कृत जयमंगला जो है टीका में 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उसके बाद आगे दिया है उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला जिसमें भारतीय कलाओं के 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद के द्वारा रूपों की बाहरी वेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित हैं। रूप भेदी कामसूत्र ठीक ग्रंथ के टीकाकार यशोधर क्या है पंडित हैं। रूप भेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। किसके द्वारा, रूप भेद के द्वारा। अब होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब ये होता है कि सबूत, प्रूफ, साक्षी, क्या है एविडेंस, सत्यता, सच्चाई, पूरी सच्चाई, नाप तौल आदि, नियत, इकाई, विस्तार, ये सब चीज़ें इसकी क्या होती है, प्रमाण का अर्थ होता है। तो हम प्रमाण के बारे में जानेंगे। आकृतियों का ठीक ठीक अनुपात क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। अनुपात, लंबाई, ठीक। अब इसमें इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है कि अनुपात, लंबाई, चौड़ाई व शरीर रचना की माप प्रमाण के अंतर्गत आता है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूप बताए हैं। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों के 5 भेद बताए हैं। पहला नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। ठीक, अब इसके देखिए 5 के बारे में बताया गया है कि मानव जो होते हैं साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल, भयानक मानव 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल और बालक 5 ताल। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए हमारा इस पढ़ाने का मेन पर्पज ये है, इसमें देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। प्रमाण का अर्थ अंश ताल कहलाता है। प्रमाण में एक ताल 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 देखिए हथेली, कर्तन, ध्वनि, ठीक, ये सब सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब यही होता है। तो ताल 12 अंगुली का होता है। भारतीय कला मनीषियों ने मानव शरीर को कितने 7.5 भागों में बांटा गया है या बांटा है। माइकल एंजेलो ने मानव देहकृत को 8 भागों में बांटा है। और माइकल एंजेलो जो थे वो मानव आकृति को 8 भागों में बांटे हैं। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से संबोधित किया है। प्रमाण शब्दों को प्रमाण नाम से संबोधित करते हैं। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। आदर्श मनुष्य कृत के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशित होता है। 12 अंगुली बराबर एक सिर। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 12 अंगुली बराबर क्या होता है, एक सिर। 12 अंगुली बराबर एक सिर होता है। और सिर को 4 भागों में, कितने भागों में, सिर को 4 भागों में बांटा गया है। केस, ललाट, केस जो होता है सिर का बाल, ललाट क्या होता है
माथा या इसको भाल शब्द भी, देखिए भाल शब्द भी आ जाए तो भी ललाट से जुड़ा जाता है। ठीक। नासिक, नाक, ओष्ठ, इस चीज को क्या है, सिर के अंतर्गत जो है हमारे चार आते हैं, जैसे बाल आ गया, ललाट आ गया, नासिक मतलब नाक, और ओष्ठ मतलब यहाँ तक जो होते हैं क्या होते हैं, चार भाग होते हैं। भाव, आकृतियों की भाव भंगिमा को भाव कहते हैं। भाव कला को अभिव्यक्ति देती है। भारतीय चित्रकला में भाव क्या है, व्यंजना को बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसको अ, भाव अभिव्यंजना को बड़ा ही महत्व दिया गया है। भाव का रसों से घनिष्ठ संबंध है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने 8 रस और उसके भाव, जो 8 अस्थायी भाव को बताए हैं। अभिनव गुप्त ने 9 रस शांत रस का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने किस 9वां रस का उल्लेख किया है, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ये रस और उसका स्थायी भाव, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विविधत्व का जुगुप्सा घृणा, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, शांत का निर्वेद होता है। अब आगे हम, भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। चित्र सूत्र में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य तथा शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। कौन से, देखिए चित्र सूत्र में कहा गया है कि हमें जो घर में जो चीज चित्र रखनी चाहिए, इस प्रकार रखनी चाहिए जो शांति का प्रतीक हो या हमारे घर को सुख शांति प्रदान करें। राजभवन तथा देवालय में सभी रसों के चित्र क्या है, रखे जा सकते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, एक आलंबन होता है और एक क्या होता है, उद्दीपन। तो आलंबन का अर्थ होता है सहारा, नींव, और भाव का आधार, उसको हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन जो होता है, उत्तेजित करना, प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना और जगाना, रस का पोषण वर्धन करने वाला तत्व क्या कहलाता है, उद्दीपक, उद्दीपन कहलाता है। अनुभव के तीन भेद, जो अनुभव होते हैं हमारे, जो अनुभव तीन भेद होते हैं, एक कायिक, मानसिक और सात्विक। कायिक, मानसिक, कायिक मतलब शरीर से संबंधित, जैसे देह, शरीर से किया हुआ या संग संबंध, इसको क्या कहते हैं हम, कायिक बोलते हैं। मानसिक, मानसिक तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मन की कल्पना से उत्पन्न, मन से संबंधित, तो इस चीज को बारे में प्रकट किया जाता है। वह सात्विक होता है, जो है क्या, सद्गुण से संपन्न होता है। इस तरह से अनुभव के तीन भेद होते हैं। सॉरी सॉरी, अनुभव के तीन भेद होते हैं, जो है कायिक, मानसिक, पढ़ लिए हम लोग। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, देखिए संचारी भाव जो संचरण करने वाला होता है, जो भाव जो रस में संचार करते हुए उसके परिमाप में उपयोगी होता है, क्या अभिचारी भाव कहलाता है। तो इसकी संख्या कितनी है, 33 है। जिसकी संख्या कितनी है, 33 है। लावण्य योजना, चित्र में सौंदर्य की दृष्टि हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक, किस, उज्ज्वल नीलमणि नामक, ठीक, उज्ज्वल मतलब सफेद, स्वच्छंद, कांतिमय, सुंदर, नीलमणि, तो इसके बारे में नामक ग्रंथ में कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर रखे मोती को हिलाने से उसके अभ्यंतर से तरलता निकलती क्या प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में लावण्य झलकता है। लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता की क्या होती है, प्रकट की जाती है, किसको, सुंदरता को प्रकट किया जाता है। अब आगे हैं, देखिए सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है कि आकृतियों में समानता, मतलब सेम उसी तरह हमको दिखना। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के रस, उसकी प्रकृति की समानता को सादृश्य कहते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन, खंजन, खंजन मतलब काले रंग की एक प्रसिद्ध चंचल चिड़िया, जिसमें खंजन पक्षी के समान
बताया गया है। जो चिड़िया होती है जो काले रंग की होती है, इसी के समान बताया गया नेत्र हमारा। स्थिर मुख को अंडाकृत के समान दिखाया गया। देखिए अंडाकृत जो अंडा होता है उसी के समान हमारा क्या है, मुखाकृत होना चाहिए को बताया गया है इसमें। विद्ध विद्ध चित्र की आकृति में दर्पण प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है। उसके बाद आता है वड़िका भंग, जिसको हम रंग बोलते हैं। ठीक है, वड़िका भंग, वड़िका स्याही या रोशन। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, वड़िका की जगह अगर कह दे स्याही भंग को या रोशनाई शब्द का यूज कर लें तो क्या होता है, हमें कुछ अटपटा लगेगा, जिससे हम थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाएंगे। इस चीज़ों को हम इसमें जिक्र किए इसलिए। वड़िका भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधन मानते हैं। जो वड़िका भंग होता है ये चित्रकला का सबसे कठिन साधन माना जाता है। क्या सबसे कठिन साधन इसको हम मानते हैं। नाना वर्ण, विभिन्न प्रकार के वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वड़िका भंग कहते हैं। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्रण में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है, वड़िका भंग कहलाता है। वड़िका पता है ना कि स्याही या रोशन नाई को भी कहा जाता है। प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वर्णों का प्रयोग विष्णु धर्मोत्तम पुराण में के चित्र सूत्र में किया गया है। कौन कौन से जो मेन रंग है, लाल, ठीक, पीला, सफेद, नीला और कौन सा, काला। ये सब हमारे क्या है, किसके अनुसार है, विष्णु धर्मोत्तम पुराण के अनुसार। कला के तत्व, कला के जो तत्व होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कला के तत्व 6 बताए गए हैं। रेखा, रूप, रंग, आकार, तान, पोत और क्या होते हैं, अंतराल होते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो ये 6 होते हैं, ठीक। तो हम पहले बात करें, रेखा की बात करते हैं। जो लाइन खींची जाती है, दो सीमाओं या दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम रेखा कहते हैं। देखिए दो, हम क्या कहते हैं, रेखा बोलते हैं। भारतीय चित्रकला में रेखा का क्या है, बहुत महत्व है। देखिए रेखा जो, सॉरी सॉरी, बहुत महत्व है। प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती है, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा जैसे शुरू होती है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु जब रेखा सीधी खींची जाती है तो उसको हम सरल रेखा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो यह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाए, दिशा को हम बदल देते हैं। चित्रसूत्र में कहा गया है कि रेखाम प्रसन्नत्यानाचारा, एक सेकेंड इसको नोट कर लीजिएगा। इसको बिंदुओं के मध्य रेखा रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। बिंदु के मध्य में जो रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। और एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती है समानांतर रेखा कहलाती हैं। जो किसी स्थान पर मिलती नहीं है, दोनों एक लेयर में समान रूप से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखा एक दिशा में आकर जब मिल जाती है तो उसे क्या, असमानांतर रेखा कहते हैं। जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, चित्र में दिया हुआ है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ साथ किसका, रेखा का महत्व है। रेखांकन 8 प्रकार का होता है। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। सीधी खड़ी लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वगम का प्रतीक है। इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है। जो खड़ी लंबवत रेखाएं होती है सीधी। क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा के आधार पर होती है। इसका प्रभाव स्थिर, स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विश्राम, आराम और मौन को प्रदर्शित करती है, जिस तरह से पड़ी रेखा होती है। कर्णवत रेखा को आड़ी रेखा कहा जाता है और इसमें प्रभाव, गति और नाटकीयता, व्याकुलता, क्रियाशीलता को उत्तेजित करती है। ठीक,
आगे देखते हैं। कोड़ी रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि क्या प्रदर्शित करती है। जो कोड़ी रेखा इस तरह से होती है। एक पुंजी रेखा देखिए, एक पुंजी रेखा स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, इस क्या चीजों को वर्णन करती है। शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि भाव का प्रदर्शित होता है। उसका चित्र दिया हुआ। फिर चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। जो इस तरह से चक्र को बनाया गया है। प्रभाव रेखा में गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रभाव आदि का भाव प्रदर्शित होता है। रूप आकृति क्या होती है। किसी घनत्व पूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप आकृति। देखिए आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। रूप गढ़ना या चेहरा, ठीक, उसी को हम आकृति कहते हैं। किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई रूप आ जाता है। चलिए एक रेखा खींचे, फिर और एक रेखा खींच कर सटा देंगे तो क्या कुछ न कुछ आकृति में मिल ही जाती है। जो अंतराल के किसी भाग को चारों ओर से घेरती है। ठीक, रूप का निश्चित आकार एवं बड़ होता है, जिसका क्षेत्र स्थान है। रेखा के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। कला में रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतित, सृजन अथवा विकसित किया जाता है। रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या फॉर्म कहते हैं। रूप दो प्रकार के होते हैं, नियमित या सम्मात्रिक रूप, ठीक, तथा अनियमित या असामयिक। नियमित आकार अथवा रूप अपने शेष अर्धभाग का विलोम होता है, जैसे वृत्त, ठीक, वृत्त, वर्ग, आयत, गिलास। अगर इसको हम बीच बीच से अगर रेखाओं को या इस चित्र को बांटते हैं तो आधा पार्ट हमें एक तरफ मिलता है, आधा पार्ट एक तरफ मिलता है। अनियमितता क्या होती है, रूप का आधा भाग शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं है। देखिए नियमितता में मिल जाता है, इसमें जो अनियमितता में आधा शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं है, इसे बौद्धिक सृजनता कहते हैं। और नियमितता में क्या होता है, उसका अर्ध भाग एक दूसरे को क्या आधा होती है, विलोम के रूप में होता है। जितना आधा इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। और अनियमितता में क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा रहेगा एक तरफ कम, मतलब वो बराबर नहीं होता है सीधा। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे हाथ पैर, क्या हाथ पैर, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, बादल, जानवर। इसको हम क्या है, आधा पर से बांट नहीं सकते हैं। रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने रूप को 2 भागों में बताया। प्लेटो ने किसको ने रूप के 2 भाग बताएं, सापेक्ष तथा निरपेक्ष। क्या बताएं, सापेक्ष तथा निरपेक्ष बताएं। आयताकार रूप में शक्ति, अस्थायित्व, एकता का भाव प्रदर्शित होता है। त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास। ये देखिए ये अक्सर जो चिन्ह पूछे जाते हैं, इसको देखिए गौर से, कि त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास, शाश्वतता, अशांति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। वर्गाकार रूप में स्थिर, निरस्तता एवं दृढ़ता का परिचायक होता है। ये दृढ़ता का परिचायक माना जाता है। आगे है गोलाकार रूप में शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का भाव में व्यक्त होता है। विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता तथा अशांति व असुरक्षा का भाव प्रदर्शित होता है। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज मेरा पहला वीडियो है। अब हम आगे पढ़ेंगे रंग, वर्ड के बारे में कल। तो दोस्तों तो हम इसमें पूरी तरह से बताने का प्रयास करते हैं, किए हैं, ठीक। तो सभी दोस्तों से नमस्कार, थैंक यू।